Good evening, all of you. Am I audible to you or not? Yes, Mr. Okay. Okay. How many students are there who are new today, who did not join yesterday's session? Okay. तो लास्ट सेशन में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट किया था और उसमें काफ़ी सारी चीज़ें हमने उसकी पूरी जर्नी को एक्सप्लोर किया था कि वो कैसे बेंजामिन फ्रैंकलिन से और उससे भी पहले थेलीस ऑफ मिलाइटस ने कैसे चार्जेस को जो स्टैटिक चार्ज था उसको डिस्कवर किया और उसके बाद फिर उस चार्ज को स्टोर करने की सारी प्रोसेस स्टार्ट हो गई कि कैसे हम इस चार्ज को स्टोर करके फिर हम यूज़फुल कामों में या उसको यूज़फुल पर्पसेस में यूज़ कर सकते हैं। तो उस पे बैटरीज़ तक हम लोग आ गए थे कि जो लेडन जार और उसके बाद कहीं ना कहीं जो वो ऑप्शन आया था जो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने चार्जेस के बारे में पॉजिटिव और नेगेटिव का क्लासिफिकेशन किया था, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देख ली थी। और वोल्टेज क्या होता है या वोल्टेज क्यों ज़रूरी है, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली थी। जैसे पानी के फ़्लो के लिए प्रेशर जिम्मेदार होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है, ऐसे ही करंट के फ़्लो के लिए कहीं ना कहीं वोल्टेज रिस्पॉन्सिबल है, उसी एनालॉजी में। ठीक है। अच्छा, एक बहुत बेसिक सी चीज़ है कि जो हमारा यूनिवर्स है वो मैटर और एनर्जी इन दो चीज़ों से मिलकर बना है। आप सभी लोगों ने, हाँ, मैटर और एनर्जी इन दो चीज़ों से मिलकर बना है और हम सब जानते हैं कि मैटर और एनर्जी एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल भी हैं, यानी मैटर को एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है और एनर्जी को मैटर में कन्वर्ट किया जा सकता है। ये किसने बताया था हमें? ये हमें किस साइंटिस्ट ने बताया था कि हम मैटर और एनर्जी को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं? कोई बताएगा? हाँ, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने हमें ये बताया था कि हम मैटर और एनर्जी को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। तो जो मैटर है, यानी जितनी भी चीज़ें यूनिवर्स में हमारे, वो सब मैटर से मिलकर बनी हैं। मैटर के पास कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जिससे हम पहचानते हैं कि वो मैटर है या नहीं है। पहली कैरेक्टरिस्टिक जो मैटर के पास होती है वो है मास, यानी मास जो है वो एक मैटर की कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब सवाल उठता है कि मास कहाँ से आया, मैटर को मास कहाँ से मिला? ये जो सारा यूनिवर्स है वो मैटर से मिलकर बना है और मैटर के पास मास कहाँ से आया? तो मैटर के पास मास कहाँ से आया, इसके ऊपर एक बहुत बड़ी लेबोरेटरी बनाई गई। ठीक है, एक लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर बनाया गया स्विट्जरलैंड और फ्रांस की बाउंड्री पर और वहाँ पे बहुत सारे कई सालों तक एक्सपेरिमेंट चले। ठीक है, और उसके बाद फाइनली डिस्कवरी हो गई, डिस्कवर कर लिया कि आखिर ये मैटर के पास मास आया कहाँ से था, है ना। तो और उस जिस पार्टिकल ने उनको मास दिया था उसको गॉड पार्टिकल भी बोला जाने लगा। गॉड पार्टिकल की डिस्कवरी हो गई, आप सबने शायद सुना भी होगा, पिछली बार काफ़ी न्यूज़ में था कई सालों पहले। तो कैसे डिस्कवर किया, इस पे दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस पे काम किया। उन्होंने ये पता लगाया कि जब पहली बार बिग बैंग हुआ था और बिग बैंग होने के फौरन बाद एक दो पार्टिकल्स थे, उन दो पार्टिकल्स की इंटरेक्शन से एक फील्ड बनी थी और बाकी मैटर के बाकी जितने पार्टिकल्स थे वो उस फील्ड से जब इंटरेक्ट करते थे तो हर एक पार्टिकल जिस तरह से, जिस अमाउंट में उस इनविजिबल फील्ड से इंटरेक्ट करता था उसके ऊपर उतने अमाउंट में मास का एडिशन होता चला जाता था। जैसे इसको एक बहुत सिंपल एनालॉजी से समझा जा सकता है। जैसे कि क्या एनालॉजी है? जैसे कीचड़ होता है, ठीक है, तो आप कीचड़ में जा रहे हैं तो कीचड़ को आप जितना डिस्टर्ब करेंगे उतना ज़्यादा आपकी बॉडी पे कीचड़ लग जाएगा। जो पर्सन या जो गाड़ी कीचड़ को जितना ज़्यादा डिस्टर्ब करेगी, जो प्राणी भी कीचड़ को जितना ज़्यादा डिस्टर्ब करेगा वो कीचड़ उसके पैरों पर, उसके बॉडी पे चिपकता चला जाएगा। ठीक इसी तरह से उन लोगों ने बताया कि एक ऐसी फील्ड बनी थी, दो पार्टिकल्स ने मिलकर बनाई थी। अभी हम बताएंगे उन दो पार्टिकल्स को उन्होंने क्या कहा कि वो जो फील्ड बनी थी उस फील्ड से जो भी पार्टिकल, जो भी मैटर इंटरेक्ट करता था
वो फील्ड उसके ऊपर कुछ ना कुछ अमाउंट में मास का एडिशन कर देती थी। जैसे कि कीचड़ से जब आप निकल रहे होते हैं तो बहुत बच के जाते हैं कि कहीं कीचड़ आपको ना लग जाए, यानी आप चाहते हैं कि आप कम से कम कीचड़ से इंटरेक्ट करें ताकि वो कीचड़ से आप बच जाएं, आपके ऊपर लगने से बच जाए। ठीक इसी तरह से अगर आप ज़्यादा कीचड़ में खेलते हुए जाएंगे तो उतना ज़्यादा कीचड़ आपके ऊपर लगता चला जाएगा। इसी तरह से जब शुरू में वो फील्ड बनी थी बिग बैंग के बाद, तो जिस पार्टिकल ने उस फील्ड से ज़्यादा इंटरेक्शन किया उस फील्ड ने क्या किया रिस्पॉन्स में कि उसके ऊपर उतना ज़्यादा मास का एडिशन कर दिया। अब ये जो दोनों पार्टिकल्स थे, इन दोनों पार्टिकल्स का नाम उन दोनों साइंटिस्ट के नाम पे रख दिया गया जिन लोगों ने इसकी डिस्कवरी की थी। एक पीटर हिग्स थे, एक बोस थे, इंडियन साइंटिस्ट थे। तो उन दोनों पार्टिकल्स का नाम क्या है? एक का पार्टिकल का नाम हिग्स है, दूसरे का नाम क्या है? बोस और बोसॉन उसका नाम रख दिया गया। यानी हिग्स और बोसॉन ये दो पार्टिकल्स थे, और इन दोनों पार्टिकल्स के इंटरेक्शन की वजह से जो फील्ड बनी उस फील्ड का नाम क्या रखा गया? हिग्स फील्ड रखा गया। यानी कि जब शुरू में बिग बैंग हुआ, बिग बैंग के बाद जो हिग्स फील्ड बनी थी, वो हिग्स फील्ड से मैटर का जो पार्टिकल जितना ज्यादा इंटरेक्ट कर रहा था वो ये फील्ड उसके ऊपर उतना ज्यादा मास ऐड करती जा रही थी, और जिस पार्टिकल ने सबसे कम इंटरेक्ट किया उसके पास सबसे कम मास था। और कोई पार्टिकल ऐसा भी था जिसने बिल्कुल भी इंटरेक्ट नहीं किया तो वो मासलेस रह गया। अब आप सब जानते हैं कि सबसे कम मास किसके पास है? कोई बताएगा सबसे कम मास किसका है? मास के टर्म में सबसे हल्का पार्टिकल कौन सा है? हाँ बेटा बोलो। प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन? भाई हाँ, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के मास में तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है। प्रोटॉन का मास जो है वो इलेक्ट्रॉन के मास से 1800 टाइम्स ज्यादा है। 1800 टाइम्स। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में अगर आप कंपैरिजन करें तो प्रोटॉन 1800 टाइम्स भारी है इलेक्ट्रॉन से। इलेक्ट्रॉन बहुत हल्का है प्रोटॉन से। तो इलेक्ट्रॉन वो पार्टिकल था मैटर का जिसने सबसे कम उस फील्ड के साथ इंटरेक्ट किया, तो उसके पास सबसे कम मास आया। अच्छा, कोई एक ऐसा पार्टिकल का नाम बता सकते हो जिसने बिल्कुल इंटरेक्ट नहीं किया, उसके पास मास ही नहीं आया, वो मासलेस रह गया? न्यूट्रॉन नहीं। न्यूट्रॉन के पास तो मास होता है बेटा, न्यूट्रॉन के पास तो होता है मास। बोलिए। फोटॉन, वो पार्टिकल है फोटॉन। फोटॉन जो है, जो आप आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, फोटॉन मासलेस होता है, उसने बिल्कुल भी इंटरेक्ट नहीं किया। ठीक है, तो ठीक है, ये हम समझ गए। अब मैटर की एक कैरेक्टरिस्टिक्स है मास, और मास कहां से आया? हिग्स फील्ड से आया। अच्छा, मास की वजह से जब मैटर के पास मास आ गया तो कोई भी दो मटेरियल्स जिनके पास मास होता है, जैसे कि ये देखो, इन दोनों के पास मास है, तो अपने मास होने की वजह से, मास होने की प्रॉपर्टी की वजह से ये एक दूसरे के ऊपर एक फोर्स लगा पाते हैं। कोई बताएगा उस फोर्स का क्या नाम है? यस, कल मैंने बताया था आपको, उस फोर्स का नाम है ग्रेविटेशनल फोर्स। यानी मास की वजह से जो फोर्स पार्टिकल एक दूसरे पे इंसर्ट कर पाते हैं उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, अब मास की ही तरह पार्टिकल्स के पास एक और प्रॉपर्टी होती है। जैसे मैटर है, मैटर की एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी मास। ठीक है, उसकी वजह से वो आपस में जो फोर्स लगाते हैं, फोर्स एट अ डिस्टेंस, वो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। और वो फोर्स कैसे लगता है? अच्छा ये बताओ, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? मतलब इतना दूर है, कैसे लगा पा रहे हैं? यस, फील्ड। कल पढ़ा था हमने, इसलिए इसको फील्ड फोर्स भी कहते हैं। एक इनविजिबल फील्ड होती है, ठीक है, इसकी फील्ड कुछ स्पेस को चेंज करेगी, वो जाके इस पे फोर्स लगाएगा, सब हमने कल पढ़ा था। अब मैटर की एक दूसरी प्रॉपर्टी भी होती है, जैसे मास मैटर की एक पहली प्रॉपर्टी है, मैटर की एक दूसरी प्रॉपर्टी भी होती है जिसको हम कहते हैं चार्ज। यानी हर एक मैटर के पास जैसे मास होगा, ऐसे ही हर एक मैटर के पास चार्ज भी होगा, और चार्ज उसकी फंडामेंटल इनहेरेंट प्रॉपर्टी है। यानी मास तो हमें ये पता चला कि हम हिग्स फील्ड में इंटरेक्शन हुआ इसलिए हमें जो है वो मास आ गया हमारे पास, लेकिन जो चार्ज है वो कहां से आया? जब ये सवाल किया जाता है कि चार्ज कहां से आया, तो चार्ज कहीं से नहीं आया। चार्ज इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। यानी आप मैटर से चार्ज को अलग नहीं कर सकते, इमेजिन नहीं कर सकते उसको उसके बगैर। ठीक है, वो इनबिल्ट है, उसके अंदर पहले से है। तो जैसे मास की वजह से एक पार्टिकल, एक मैटर दूसरे मैटर पे फोर्स लगा सकता है, तो क्या चार्ज की वजह से भी एक मैटर दूसरे मैटर पे फोर्स लगा सकता है या नहीं लगा सकता है? बताइए। लगा सकता है। उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं? कल पढ़ा था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, जो भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो वो चार्ज की प्रॉपर्टी की वजह से वो उसके ऊपर फोर्स लगाता है। ठीक है, अच्छा कैसे लगाता है? कल हमने पढ़ा था कि चार्ज अपने चारों तरफ क्या बनाता है? एक इनविजिबल फील्ड बनाता है। फील्ड कैसे बनाता है?
अपने आसपास के स्पेस को मॉडिफाई करके, अपने आसपास के स्पेस को मॉडिफाई करके वो फील्ड बनाता है, और वो फील्ड फिर उसके लिए सारा काम करती है, दूसरे चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगाती है। ये फोर्स दोनों तरह का हो सकता है। अच्छा बताओ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों में डिफरेंस क्या है? कोई बताएगा क्या डिफरेंस है? कल पढ़ा था। देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो सिर्फ अट्रैक्टिव है नेचर में, वो सिर्फ चीजें अट्रैक्ट कर सकती हैं, उसकी वजह से एक दूसरे के पास आ सकती हैं। जबकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है वो क्या है? अट्रैक्टिव भी है और एट द सेम टाइम रिपल्सिव फोर्स भी है। हाँ, अच्छा, दूसरा डिफरेंस क्या है कि ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स दोनों में स्ट्रॉन्ग कौन है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मतलब हमने कल पढ़ा था 10⁻39 टाइम्स, यानी कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो ये सारी चीजें हमने कल डिस्कस की थी और इसके बेसिक्स के बारे में। फिर हमने पढ़ा था कि चार्ज जो है जब वो फ्लो करता है तो करंट बनती है, ठीक है। अच्छा, करंट के फ्लो होने के लिए सबसे बड़ी चीज जो रिस्पॉन्सिबल है वो कौन है? कौन रिस्पॉन्सिबल है? हाँ, इलेक्ट्रॉन। नहीं, इलेक्ट्रॉन को मूव कौन कराएगा? इलेक्ट्रॉन तो रैंडम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। कौन सा वो फोर्स है? वोल्टेज, ठीक है। वो प्रेशर जो है वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब जो प्रेशर है, यानी कोई भी चीज, हमने कल देखा था नेचर में कोई भी चीज अगर फ्लो करती है तो वो ज्यादा क्वांटिटी से कम क्वांटिटी की तरफ जाती है। यानी ये अगर ये इस पेन को अगर मैं यहां से छोड़ूं तो ये ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा? नीचे ही जाएगा। नीचे क्यों जा रहा है? नीचे इसलिए जा रहा है क्योंकि इसके पास यहां पे जिस स्टेट पे ये है यहां पे एनर्जी ज्यादा है, और जिस साइड पे ये जा रहा है वहां एनर्जी ज्यादा है या कम है? कम है। यानी चीजें हाई एनर्जी से लो एनर्जी की तरफ फ्लो करती हैं। क्लियर है ये बात? तो इसको हाई एनर्जी पे आप नीचे से उठाकर लाए, इसको हाई एनर्जी स्टेट पे ले आए हैं। अब जब छोड़ेंगे तो लो एनर्जी स्टेट में ही जाएगा। यानी चीजें फ्लो तभी करती हैं जब वो यहां कहीं पे क्वांटिटी में ज्यादा हो तो ज्यादा क्वांटिटी से कम क्वांटिटी की तरफ चली जाएंगी। दूसरा केस ये हो सकता है कि अगर आप क्वांटिटी को नहीं बढ़ाना चाहते हैं तो कम से कम उसकी एनर्जी बढ़ाइए। अगर आप उसको हाई एनर्जी स्टेट में ले जाएंगे तो भी फिर वहां से उसका फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। तो अब यहां पे देखिए, जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्लो कैसे करते हैं, जैसे आप वाटर की एनालॉजी से समझते हैं। आप ध्यान से देखिए, यहां पे वाटर का जो लेवल है, तो क्या वाटर इधर से उधर फ्लो करेगा? बोलिए, क्या इसमें नहीं फ्लो करेगा? ठीक है, दोनों का लेवल क्या है? बराबर है। कौन सा लेवल बराबर है? एनर्जी लेवल सेम है दोनों का। बोलो, क्या ये एनर्जी लेवल सेम नहीं है? हाँ, दोनों का एनर्जी लेवल यहां पे सेम है, इसका एनर्जी लेवल भी और इधर का भी। तो जब एनर्जी लेवल सेम है तो वाटर का कोई फ्लो नहीं होगा। क्लियर है? अच्छा, हम अगर फ्लो कराना चाहते हैं तो क्या करें? दोनों में से किसी का एनर्जी लेवल अगर बड़ा कर दें, इसको यहां तक पानी और भर दें, तो क्या फ्लो करेगा इधर से इधर? बोलिए, ये ऐसे फ्लो करेगा? हाँ, करेगा। अब बताओ, ऐसे करेगा ना, ठीक जैसे ये कर रहा है? हाँ। अब देखिए, हमने इस लेवल को उठा दिया, ऊपर उठा दिया, और इसका लेवल अभी वहीं पे रखा, और बीच में एक पैसेज दे दिया हमने, इसको एक पाइप लगा दिया और वो फ्लो स्टार्ट हो गया। ठीक है, और ये अब कब तक फ्लो करता रहेगा? बोलिए, जब तक दोनों बराबर नहीं होता। हाँ, जब तक दोनों का लेवल, यस, तब तक फ्लो करता रहेगा। अच्छा, ये जो वाटर फ्लो कर रहा है इसके पास यहां पे एनर्जी है या नहीं है? है, ये एनर्जी है ना, यहां पे है ना। क्या यहां पे अगर हम कोई चक्की लगा दें तो वो चलेगी? कोई मशीन लगाएं, चलेगी? हाँ, ये देखो, चलो फिर लगा लेते हैं पंखा, बल्ब भी जला लेते हैं इससे। ये बल्ब जलेगा नहीं जलेगा? जलेगा। ठीक है, ऐसे ही टरबाइन लगाई जाती है ना, पानी को यूज करके हम लाइट कैसे बनाते हैं, ऐसे ही यूज करते हैं ना, एनर्जी को ऊपर से पानी डाला जाता है। बोलिए। अच्छा, इसका मतलब हमने यहां से सीखा क्या बेटा, कि इस दो चार्जेस अगर सेम पोटेंशियल पे रखे हैं, सेम एनर्जी पे, ये देखो सेम एनर्जी है दोनों साइड्स पे, अगर सेम एनर्जी पे रखें, सेम लेवल पे रखें, तो क्या उनमें फ्लो होगा? कोई चार्ज इधर से उधर फ्लो करेगा? नहीं करेगा। जब अगर आपको फ्लो कराना है तो आप क्या करिए, इसको ऊपर उठा दीजिए, ठीक है, कुछ ऐसा यहां पे रख दीजिए लाके, तो ये फ्लो करेगा ना? हाँ। तो चार्जेस में हमें जो बैलेंस बना हुआ है, इस बैलेंस को बिगाड़ना पड़ेगा ना, तभी फ्लो होगा। बोलो। हाँ, तो इस बैलेंस को बिगाड़ना पड़ेगा। इसका मतलब क्या करना पड़ेगा?
चार्जेस में इम्बैलेंस क्रिएट करना पड़ेगा। चार्जेस में फ्लो तब तक नहीं हो सकता जब तक आप इम्बैलेंस क्रिएट ना करें। कुछ ऐसी कंडीशन कर दें तो होगा फ्लो। यस सर। तो ऐसी कंडीशन करने के लिए क्या कर सकते हैं हम, इसको ऊपर हाई एनर्जी स्टेट में ले जाएं तो ये हाई से कहां फ्लो करेगा, लो, हाई टू लो फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, अब इसके लिए हमें इसको जब हाई एनर्जी स्टेट में ले जाएंगे, यहां मान लो ये रखा था पहले, यहां से उठा के इसको ऊपर ले जाएंगे तो कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा ना इस पे। भाई आपने इसको उठाया, उठा के वहां ले गए, एनर्जी आएगी कहां से, उसके पास से। आप अपने पास से देंगे ना उस पे काम करके। एनर्जी तो सिर्फ ट्रांसफर की जा सकती है, कि एनर्जी क्रिएट भी की जा सकती है? नहीं की जा सकती है। हाँ, तो हम ट्रांसफर कर सकते हैं। तो अब ट्रांसफर करने में क्या होता है, चलिए जैसे, हाँ जैसे कि यहां देखो ध्यान से इसको, ये देखो, ये बॉल यहां पे रखी हुई है, कितने पोटेंशियल पे है, कितनी एनर्जी है इसके पास, 10 जूल की एनर्जी है। ये दूसरी वाली बॉल कहां रखी है, बिल्कुल ग्राउंड पे है, इसके पास कोई एनर्जी है नहीं है। अब ये 10 जूल वाली एनर्जी यहां से मूव करेगी किधर, जीरो की तरफ। अगर इस बॉल को अगर आप छोड़ते हैं तो ये नीचे गिरेगी ऐसे, बोलो गिरेगी नहीं गिरेगी, बिल्कुल गिरेगी। अच्छा बताओ इन दोनों के बीच में एनर्जीज का डिफरेंस कितना है, 10 जूल है। ठीक है, ये रखा है हाई पोटेंशियल एनर्जी पे, ये रखा है लो पोटेंशियल एनर्जी पे। पोटेंशियल एनर्जीज का डिफरेंस क्या है, 10 माइनस 0 कितना आएगा, 10 जूल। सिमिलरली दूसरे साइड पे देखते हैं हम लोग आके, यहां पे देखिए कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं जो 10 जूल की एनर्जी लेकर बैठे हुए हैं, और वहीं पे दूसरे इलेक्ट्रॉन्स हैं जो 3 जूल की एनर्जी लिए हैं। हाई पोटेंशियल पे कौन है, ये है। अच्छा, ये 10 जूल वाला जब ऊपर से नीचे आएगा तो कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज करेगा ना, कितनी करेगा बताओ, यस 7 जूल, क्योंकि दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वही तो रिलीज करेगा। हाँ, इसका मतलब हाई पोटेंशियल पे जो पार्टिकल रहेगा वो लो पे आएगा तो अपनी जो हाई वाली एनर्जी है वो हमें दे देगा। अब वो एनर्जी हम यूज कर सकते हैं अपने और कामों के लिए। तो क्या होता है, वोल्टेज क्या है, देखो वोल्टेज की डेफिनेशन क्या है, द डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जीज पर यूनिट ऑफ चार्जेस बिटवीन 2 पॉइंट्स। पर यूनिट ऑफ चार्जेस क्या, बिटवीन 2 पॉइंट्स, ये हाई पोटेंशियल पे था, ये लो पोटेंशियल पे था, दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा एनर्जी का, यही हमें क्या दे देगा, बोलिए, पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस। हाँ, वोल्टेज। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ध्यान से देखो, बैटरी में क्या होता है, आप कभी भी मार्केट में बैटरी लेने जाएंगे, उस पे लिखा होता है, सपोज करो 1.5 वोल्ट। 1.5 वोल्ट का क्या मतलब है, देखो ध्यान से, 1.5 वोल्ट अगर बैटरी पे लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये है, देखो बैटरी काम क्या करती है, ध्यान से देखना यहां से। बैटरी के अंदर केमिकल रिएक्शंस चलती हैं। केमिस्ट्री में आप लोगों ने इलेक्ट्रोलिसिस में पढ़ा होगा शायद, इसको नहीं पढ़ा है तो अभी हम देखते हैं यहां ध्यान से। देखो इसमें क्या चलता है, अंदर रिएक्शन क्या चलती हैं। हमने कल आपको कहा था ना कि हमने एक वायर आपको दिया और आपसे कहा कि ये बल्ब ले लो, इस वायर को इस बल्ब से कनेक्ट करके जला सकते हैं, नहीं जला सकते, कल देखा था हमने। ठीक है, नहीं जला सकते। क्यों नहीं जला सकते, क्या इस वायर में जो इलेक्ट्रॉन है एनर्जी नहीं है उनके पास, एनर्जी है, एनर्जी है, लेकिन वो रैंडम मोशन में फ्लो कर रहे हैं। उनको क्या चाहिए, उनको एक फोर्स चाहिए। अब वो फोर्स ऐसा होना चाहिए जहां पे एक साइड पे क्या होने चाहिए, नेगेटिव चार्ज, बोलो। हाँ, एक साइड पे नेगेटिव चार्ज हो, एक साइड पे क्या हो, पॉजिटिव चार्ज हो। अच्छा, ये ऐसा क्यों चाहिए हमको, ऐसा इसलिए चाहिए ताकि नेगेटिव चार्ज जो वायर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन है उनको पुश करे। भाई वायर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, हाँ, वायर के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन है उनको वो पुश करे, अपने से दूर भेजे, और दूसरी साइड पे जो पॉजिटिव चार्ज वाली प्लेट है वो इनको अपनी तरफ खींचे। तो जब ऐसा होगा, ये इधर से धक्का देगा और ये बोलेगा आओ हुजूर, तो क्या होगा, ये दौड़ना शुरू कर देंगे उसके अंदर, तो ये दौड़ते रहेंगे। लेकिन एक बात सोचो, थोड़े टाइम के बाद क्या होगा, यहां के जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं वो सारे इलेक्ट्रॉन इधर चलते चलते यहां सारे आ जाएंगे, और कुछ टाइम के बाद सारी न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा, सारे नेगेटिव पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज कर देंगे, बोलो हो जाएगा ना। तो उसके लिए क्या जरूरी है कि कांस्टेंट सपोर्ट बना रहे, लगातार ये एनर्जी बनी रहे, लगातार ये फ्लो बना रहे। लगातार फ्लो बनने के लिए जरूरी यह है कि ये वाला एंड नेगेटिव रहे हमेशा और ये वाला कैसा रहे, पॉजिटिव रहे।
ठीक है, यानी कॉन्टिन्यूअस सप्लाई। जैसे आपने वो कोयले वाली ट्रेन देखी है, जिसमें क्या होता है, जब कोयला खत्म होने लगता है तो इधर से कोयला डालते हैं, वो पहले जो ट्रेन चलती थी। तो ऐसे ही यहां पे क्या हो, अगर ये चार्जेस खत्म हो रहे हैं, यानी यहां से जो चार्ज इधर मूव कर रहे हैं ये अगर खत्म हो गए, तो इधर कोई चार्जेस डालने वाला भी होना चाहिए। तो यहां पे क्या होता है, बीच में केमिकल रिएक्शन चलती रहती है। तो वो केमिकल रिएक्शन क्या करती है, दोबारा से उस चार्जेस के फ्लो को मेंटेन करती रहती है। लेकिन अल्टीमेटली वो भी एक टाइम के बाद खत्म हो जाएगी। तब आपकी बैटरी क्या हो जाती है, बोलिए, डिस्चार्ज हो जाती है। फिर आप मार्केट से या तो इसको चार्ज करिए या मार्केट से दूसरी बैटरी लेकर आइए। अब 1.5 वोल्ट का क्या मतलब है, हम अपने क्वेश्चन पे वापस आते हैं। 1.5 वोल्ट का मतलब यह है कि इसके अंदर जो चार्जेस को सेपरेट करने में काम किया गया है, यानी पॉजिटिव को इधर किया गया, नेगेटिव को इधर किया गया। इसमें जो केमिकल रिएक्शंस हुई हैं उससे जो चार्जेस को एक तरफ किया गया, इनको एक तरफ किया गया। इसमें हर एक चार्जेस पे जो काम किया गया है वो 1.5 जूल का है। इसका मतलब इसके अंदर जो चार्जेस स्टोर हैं उन सब के पास कितनी एनर्जी है, 1.5 जूल की एनर्जी है। हाँ, अब जब आप इसको एक वायर से कनेक्ट करेंगे तो जो चार्जेस हैं वो आपको इधर से फ्लो होते हुए जाएंगे यहां तक, और यहां आपने बल्ब लगा रखा है, वो सारी एनर्जी इस बल्ब को दे देंगे और पूरी एनर्जी निचोड़ लेगा इनकी। फिर ये थके हारे इधर से वापस आएंगे, यहां से फिर से चार्ज हो जाएंगे, फिर से यहां से निकलेंगे, फिर से बल्ब इनसे 1.5 जूल की एनर्जी ले लेगा, और ये प्रोसेस क्या होगी, चलती रहेगी। यानी एवरी टाइम द चार्ज मूव्स थ्रू द वायर या थ्रू द सर्किट up to the other end, it loses how much energy, 1.5 जूल। तो ये जो 1.5 वोल्ट की बैटरी है ये हमें दिखा रही है कि हर बार जो चार्जेस हैं वो 1.5 जूल की एनर्जी आपको देंगे। अब आप उससे बल्ब जला लीजिए, पंखा चला लीजिए, एसी चला लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से जिस पे ज्यादा वोल्ट लिखा होगा, मान लो 9 वोल्ट की बैटरी है तो वो 9 जूल आपको दे देगी वर्क। क्लियर है। 12 वोल्ट की बैटरी है तो हर बार हर एक राउंड में जो उसका चार्ज है वो कितनी एनर्जी देगा आपको, 12 जूल की एनर्जी देगा। अच्छा, वो एनर्जी कहां से आई उसके पास, अभी बताया था हमने, वो जो आपको एनर्जी दे रहा है वो आई कहां से उसके पास, कोई बताएगा कहां से आई? हाँ, बैटरी से आई। बैटरी में केमिकल रिएक्शंस के थ्रू जो एनर्जी उसको मिल रही है वो एनर्जी है जो आपको अपना वापस कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है, ठीक है। क्लियर है। तो यहां पे क्या होगा, ये इधर से जाकर आपको इधर से लौटकर 1.5 जूल की एनर्जी दे देगा। तो इस दोनों पोटेंशियल के बीच में, यानी एक हाई पोटेंशियल है, एक लो पोटेंशियल है, एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना कहलाएगा, 1.5 जूल, ठीक है। जितना अमाउंट ऑफ वर्क डन वो करके देगा आपको, वही क्या बन जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस बन जाएगा। जो अमाउंट ऑफ वर्क डन वो करके देगा आपको, अमाउंट ऑफ वर्क डन कौन करके दे रहा है, कौन करके दे रहा है, हाँ बोलो, अरे चार्ज करके दे रहा है। चार्ज कौन कर रहा है, चार्ज। और चार्ज को हम लोग क्यू से लिखते हैं, ठीक है। क्यों लिखते हैं ये भी बताएंगे। चार्ज को हम लोग क्यू से लिखते हैं। तो हर एक चार्ज जितना अमाउंट का वर्क करके दे रहा होता है वही क्या कहलाता है, पोटेंशियल डिफरेंस। क्या कहलाता है, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग V से लिखते हैं, ये PD है आपका। हर एक चार्ज जो एक एंड से दूसरे एंड तक मूव करता है, जितना जूल एनर्जी वो आपको देगा वही वर्क होता है। और उसको जब आप पर यूनिट चार्ज से, पर्टिकुलर चार्ज से डिवाइड करते हैं तो आपको पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाता है उस सर्किट में। इसको हम लोग आगे और भी देखेंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है अगर किसी को ज्यादा क्लियर नहीं हुआ। यहां देखिए पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, वर्क डन, बोलिए वर्क डन, कौन सा वर्क डन है ये, कौन सा वर्क डन है ये, हाँ, जो चार्ज हमें करके दे रहा है ना, जिससे हम फिर उसको यूज कर पा रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी को, ठीक है। हर एक चार्ज, ये जो नीचे चार्ज से डिवाइड किया जा रहा है वो इसीलिए है, हर एक चार्ज आपको जितना काम करके दे रहा है वही पोटेंशियल डिफरेंस होता है दो एंड्स के बीच में, पॉजिटिव और नेगेटिव, हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल। अच्छा, एक बात बताओ, कन्वेंशनली हाई पोटेंशियल किसको माना जाता था और लो किसको माना जाता था, और आज किसको माना जाता है? कल वाला क्वेश्चन है ये, थोड़ा रिवीजन हो जाएगा, बताओ। हाँ, नहीं, प्रोटॉन नहीं, प्रोटॉन तो कभी नहीं माना जाता था, पॉजिटिव चार्ज माना जाता था और नेगेटिव चार्ज। तो हाई पोटेंशियल यही था और लो पोटेंशियल ये था, और अभी भी लो पोटेंशियल नेगेटिव है, लेकिन फ्लो अब हम जानते हैं लो से हाई की तरफ होता है।
पहले जो फ्लो माना जाता था वो बिल्कुल सही था कि हाई से लो की तरफ ही होना चाहिए। अब हमने चेंज नहीं किया, अपने पूर्वजों की गलती का मान रखते हुए हमने चेंजिंग नहीं की। जैसे एक बार किसी का बचपन में नाम पप्पू पड़ गया और सब लोग उसको पप्पू पप्पू बुलाने लगे, तो अब वो बड़ा हो गया, उसके सारे सर्टिफिकेट्स पे सब लिख गया है, तो क्या अब वो चाहेगा वो नाम आसानी से बदल जाएगा? नहीं बदलेगा ना। तब जो नाम पड़ गया तो पड़ गया। तो यहां पे भी वही चीज हुई थी कि एक चीज गलत हो गई कि पॉजिटिव टू नेगेटिव करंट फ्लो करती है, तो वो पड़ गया तो पड़ गया, अब उसमें चेंजेस लाए नहीं जा सकते, इट इज टू लेट। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। अच्छा, ये जो दो चीजें होती हैं, एक होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और वोल्टेज, इनके बीच में क्या डिफरेंस होता है, और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और पोटेंशियल डिफरेंस, इनके बीच में क्या डिफरेंस होता है। ध्यान से सुनो, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और वोल्टेज के बीच में क्या डिफरेंस है, और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में क्या फर्क है। ये बताओ कि एक ये कार है, यहां पे दिख रही है आपको, दिख रही है सभी को? बोलो, ये कार यहां थी, पहले यहां थी, क्या ये कार यहां से यहां अपने आप चढ़ के जा सकती है? नहीं। अगर आप इसको यहां से यहां चढ़ाना चाहते हैं तो आपको इसके ऊपर क्या करना पड़ेगा? वर्क करना पड़ेगा। हाँ, उसको एनर्जी देकर उस पर ऊपर धक्का लगाकर ऊपर लाना पड़ेगा, किसी तरह से वर्क करना पड़ेगा। अच्छा, ये पहले अगर यहां पे थी तो ये लो पोटेंशियल पे थी या हाई पोटेंशियल पे थी? लो पर। अब ये जहां पे आ गई है, ये हाई पे है या लो पे है? हाई पे है। अच्छा, एक बात बताओ, इसको यहां से यहां जाने में धक्का लगाना पड़ेगा या अपने आप चली जाएगी? अपने आप जाएगी। अपने आप इसलिए जाएगी क्योंकि ये वाला लो पोटेंशियल है, और हाई टू लो जो फ्लो होता है वो खुद ब खुद होता है, अपने आप होता है। क्लियर है? बोलिए। हाँ, अब आगे चलते हैं हम लोग। लेकिन इसका मतलब लो से हाई की तरफ जाने के लिए आपको क्या चाहिए? ड्राइविंग फोर्स। क्या चाहिए? ड्राइविंग फोर्स, जो उसको ड्राइव करके, उसको धक्का देकर उसको आगे ले जाए। हाई, लो टू हाई जाने के लिए ड्राइविंग फोर्स चाहिए, हाई टू लो जाने के लिए ड्राइविंग फोर्स चाहिए क्या? नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये गाड़ी देखिए, आपने बोला वो उतर के आ गई नीचे। अच्छा, हाई टू लो जो फ्लो हुआ है उसमें क्या हुआ है? जो एनर्जी है वो किस में चेंज हो गई? काइनेटिक एनर्जी, जो मोशन में आ गई वो। ठीक है। अच्छा, यहां पे जो रखी थी वो पोटेंशियल एनर्जी थी, वो चेंज होके काइनेटिक में चली गई और वापस से वो आ गई यहां पे लो पोटेंशियल पे। ठीक है, क्लियर है? इसका मतलब ऑब्जेक्ट मूव्स फ्रॉम हाई पोटेंशियल रीजन टू लो पोटेंशियल रीजन बाय इटसेल्फ। खुद ब खुद मूव करते हैं, हाई टू लो खुद ब खुद मूव करते हैं, ध्यान रखना। तो लो टू हाई जाने में आपको चाहिए था ड्राइविंग फोर्स, जो इसको दिया आपने, फिर वो हाई पोटेंशियल पे आया और उसके बाद फिर वो वहां से खुद ब खुद मूव कर गया। तो अब देखिए इसमें हमने क्या क्या चीजें सीखी, 3 चीजें सीखी। पहला पॉइंट ध्यान से सुनो, पहला पॉइंट क्या सीखा कि ऑब्जेक्ट मूव्स फ्रॉम हाई पोटेंशियल रीजन टू लो पोटेंशियल रीजन बाय इटसेल्फ, पहला पॉइंट। ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या सीखा कि जब ये हाई पोटेंशियल पे आ जाता है तो उसके बाद जो उसकी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी, वो उसको अबे खुद ब खुद कैसे मूव कर रहा है। हाई से लो की तरफ हम कह रहे हैं खुद ब खुद मूव करता है। कैसे मूव करता है? हाई टू लो क्या हो जाता है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी कहां, किस चीज में चेंज हो रही है? काइनेटिक एनर्जी में। काइनेटिक एनर्जी की वजह से उसके अंदर क्या आ जाती है? मोशन आ जाती है। काइनेटिक एनर्जी की वजह से उसके अंदर मोशन आ जाती है, जो उसको ड्राइव करके ले जाती है खुद ब खुद। क्लियर है? 2 पॉइंट हमने सीखे। ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या सीखा कि वी नीड ड्राइविंग फोर्स टू मूव एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम लो पोटेंशियल रीजन टू हाई पोटेंशियल रीजन। लो पोटेंशियल रीजन से हाई पोटेंशियल रीजन में हमको अगर किसी ऑब्जेक्ट को ले जाना है तो हमको क्या चाहिए होगा? ड्राइविंग फोर्स चाहिए होगा। और जब वो हाई पोटेंशियल रीजन पे पहुंच जाएगा तो वहां से वापस लो पे जाने के लिए हमें कोई ड्राइविंग फोर्स नहीं चाहिए, वो खुद ब खुद मूव करता है। और क्यों करता है? उसका रीजन क्या है? तीसरा पॉइंट, उसका रीजन ये है कि उसकी काइनेटिक एनर्जी, हाँ, वो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, जो कि मोशन प्रोवाइड करा देती है उसको। ठीक है, क्लियर है? अब देखते हैं यहां पे एक चार्ज है, कुछ चार्जेस हैं जो हाई पोटेंशियल एनर्जी जिनके पास है 10 जूल की एनर्जी है उनके पास। एक दूसरे चार्जेस हैं कुछ जिनके पास सिर्फ 3 जूल की एनर्जी है। बोलिए, अब ये जो चार्ज है ये इसकी तरफ जब मूव करके आएगा तो इनके बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना मिलेगा आपको? 7 जूल का।
7 जूल की एनर्जी आपको देगा। वो एनर्जी किसी भी फॉर्म में हो सकती है, किसी भी फॉर्म में आप यूज करिए, लाइट है, साउंड है, हीट है, किसी भी तरह से यूज करिए। तो वोल्टेज क्या है? द एनर्जी पजेस्ड बाय द चार्जेस ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस। इन दोनों चार्जेस के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसकी वजह से ये जो ऊपर वाले चार्जेस हैं, ये जो एनर्जी पजेस कर रहे हैं, जो भी एनर्जी इनके अंदर है, वो क्या कहलाएगी? बोलिए। वो है वोल्टेज। बैटरी में भी तो यही होता है। बैटरी में क्या होता है? बैटरी में ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। इन दोनों के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है, मान लीजिए ये 3 जूल पे है, ये 10 जूल पे है, तो कितना पोटेंशियल डिफरेंस है इनके बीच? 7 जूल का। हाँ, तो 7 जूल का जो पोटेंशियल डिफरेंस है इनके बीच में, उसकी वजह से जो एनर्जी है इसके पास, वो क्या कहलाएगा? वोल्टेज कहलाएगा इसका। क्लियर है? और पोटेंशियल डिफरेंस तो सिंपल है, इन दोनों के बीच में जो गैपिंग है, जो डिफरेंस है, उसी को हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। आगे चलते हैं। अब जब बैटरी बनाई जाती है, ध्यान से सुनना, जब बैटरी बनाई गई, उसके अंदर केमिकल रिएक्शंस हुई, केमिकल रिएक्शंस के बाद उनका एक पोटेंशियल फिक्स हो गया, यानी उन दोनों के बीच में यहां पे कुछ पोटेंशियल फिक्स हो गया, यहां पे कुछ पोटेंशियल फिक्स हो गया, और वो बैटरी बना के उसने अपना स्टोर रूम में रख ली। अब जब आप बैटरी खरीदने जाते हैं तो वो आपको बोलता है ना कि ये बैटरी 1.5 वोल्ट की है, ये बैटरी 9 वोल्ट की है। ये क्या बता रहा है आपको? कि ये आपको 1.5 जूल का काम करके देगी, ये आपको कितना करके देगी? 9 जूल का काम करके देगी। यही मतलब है ना इसका। तो वो जो मार्केट से जब आप बैटरी खरीदने जाते हैं और उस टाइम पे जो उसका पोटेंशियल डिफरेंस वो आपको बताता है, वो कहलाता है ईएमएफ। क्या कहलाता है? ईएमएफ कहलाता है। लेकिन यानी वो नेसेसरी फोर्स, वो ड्राइविंग फोर्स, ईएमएफ उस ड्राइविंग फोर्स को कहते हैं जो किसी भी लो पोटेंशियल के ऑब्जेक्ट को मूव कराने के लिए जरूरी होगा। तो वो नेसेसरी वोल्टेज जो है, यानी ईएमएफ जो है, जिसका नाम ईएमएफ है, वो उस टाइम पे जब आपको बताया जाता है उसको ईएमएफ बोला जाता है। लेकिन जब आप एक्चुअल में बैटरी को लाते हैं और चलाते हैं, तो क्या आपको जरूरी है कि बिल्कुल एग्जैक्ट जैसा मार्केट वाले ने बोला है वैसा ही पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा, या उससे थोड़ा बहुत कम हो सकता है? बोलिए, क्या होगा? कुछ बहुत, थोड़ा बहुत कम हो जाता है, कुछ लॉस होता है ना, ट्रांसमिशन लॉस में होगा। जब उससे वायर से लगाएंगे तो कुछ रेजिस्टेंस वगैरह होगी, सेल की अपनी इंटरनल रेजिस्टेंस भी होती है जो रुकावट पैदा करती है। तो उसके बाद जब एक्चुअल वोल्टेज जो आपको मिलता है उसको आप पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, जब आप वर्किंग कर रहे होते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज एक ही चीज है, दोनों एक दूसरे के सिनोनिम है। लेकिन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है वो क्या है? वो उस टाइम का वोल्टेज होता है, कब? जब आप बैटरी लेकर आ रहे होते हैं, यानी मार्केट वाला जब आपको बैटरी दे रहा है, दुकानदार जब आपको बैटरी दे रहा है, जो उसने बना के रखी हुई है, उस टाइम पे जब चेक करके वो आपको देता है कि टर्मिनल्स पे दोनों पे उसने लगाया, तो आपको जो वोल्टेज निकल के आ रहा है 1.5 है, 9 है या 12 वोल्ट है, वो ईएमएफ है। ठीक है? क्लियर है? बोलो, समझ में आया? हाँ, देखो अभी हमने ड्राइविंग फोर्स के बारे में बताया था, द ड्राइविंग फोर्स ऑफ अ डिवाइस दैट कीप्स द कांस्टेंट फ्लो ऑफ चार्जेस अक्रॉस द सर्किट। अब आप बताइए, ये जो बैटरी है, ये बैटरी आप वहां से खरीद के क्यों ला रहे हैं? क्योंकि आप सर्किट में लगाएंगे, यानी वायर से कनेक्ट करेंगे और उससे बल्ब या जो भी कुछ आपको जलाना है उसमें जलाएंगे। अच्छा, वो बैटरी जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको पुश करेगी ना, यही तो काम करेगी। भाई बैटरी क्या है? वो फोर्स है ना, ड्राइविंग फोर्स, जो इलेक्ट्रॉन को मूव कराएगी। कल बताया था बैटरी क्या है? बैटरी वो ड्राइविंग फोर्स है जो इलेक्ट्रॉन को मूव करने के लिए मजबूर करेगी। जो रैंडम मोशन कर रहे हैं, इधर उधर भाग रहे हैं, उनको एक डायरेक्शन में मूव कराने के लिए मजबूर करेगी। बोलिए, क्लियर है? यस सर। तो वो मोशन कब हो सकती है? हमने क्या बताया था? कभी भी मोशन तब तक नहीं हो सकती जब तक कोई भी डिवाइस के अंदर हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल के बीच में गैपिंग ना हो, तभी तो चीजें हाई से लो की तरफ जाएंगी। यस सर। तो ये गैपिंग कौन बनाएगा? बैटरी बनाएगी। तो बैटरी के अंदर ये डिफरेंस होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? एक हाई एक लो का। हाँ, तो बैटरी के अंदर ये जो हाई और लो का जो डिफरेंस बनाया जाता है जब बैटरी मैन्युफैक्चर की जाती है, तो उसको बोलते हैं ईएमएफ या ड्राइविंग फोर्स। क्लियर है? बोलो, ईएमएफ क्लियर हुआ? ईएमएफ क्या है? वो ड्राइविंग फोर्स है, या वो दो टर्मिनल के बीच की वो गैपिंग है, वो पोटेंशियल का डिफरेंस है, या दोनों के बीच में हाई और लो पोटेंशियल के बीच की जो गैपिंग बनाई जा रही है, उसको हम ईएमएफ बोल रहे हैं। जिसकी बेसिस पे हम बैटरी का नाम रखते हैं कि 1.5 वोल्ट की बैटरी है या 9 वोल्ट की बैटरी है, वो है ईएमएफ। लेकिन जब आप बैटरी को मार्केट से खरीद के लाए और आपने वायर से कनेक्ट किया और उसके अंदर एक्चुअल में चार्जेस मूव करना स्टार्ट किए, और उसके बाद आपने वोल्ट मीटर लगाकर चेक किया कि कितना पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है, वो पोटेंशियल डिफरेंस एक्चुअल
में कहलाता है, क्योंकि वो ईएमएफ से वेरी कर सकता है। जब बैटरी बनाई गई थी, जो आपको दी गई है, वो जितना वोल्ट दिखा रही है आपको 1.5 वोल्ट का, वो आपको एक्चुअल में नजर नहीं आएगा, वो उससे कुछ कम होगा, 1.4 हो सकता है, 4.5 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो वो एक्चुअल में जब चार्जेस फ्लो कर रहे होते हैं उस टाइम पे जब मेजर किया जाता है तो वो वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। लेकिन बैटरी आप लेकर आएंगे मार्केट से, अभी आपने उसको सर्किट में कनेक्ट नहीं किया है, और ऐसे ही अगर आप उसको चेक करिए कि कितना पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है, वो ईएमएफ कहलाएगा। बोलो, क्लियर है? हाँ, ठीक है। बाकी इसकी और डिटेल अंडरस्टैंडिंग जो है, अभी मैंने थोड़ा ओवरव्यू दिया है आपकी समझ सकें, रिलेट कर सकें। डिटेल अंडरस्टैंडिंग रेगुलर क्लास में हम आपको बताएंगे, जो बहुत ज्यादा डिटेल होगी अच्छे से, कि हाँ बिल्कुल कि कैसे डिफरेंशिएट किया जाता है। अभी हमने सरफेस लेवल पे आपको बताया कि हम कैसे कर सकते हैं इसको डिफरेंशिएट। आगे चलते हैं हम लोग। हाँ, तो अब ये चीज हमने देखी कि ये देखिए, ये हमने यहां पे एक मीटर लगाया, एक मल्टीमीटर है, वोल्ट मीटर से भी इसको मेजर किया जा सकता है। ठीक है, वोल्ट मीटर से भी हम इसको मेजर कर सकते हैं, और मल्टीमीटर जो होता है वो मल्टीपर्पज होता है, वो कई सारे चीजों के काम में आता है। वोल्टेज भी आपका मेजर कर देगा और चीजें भी मेजर कर देगा। तो यहां पे एक मल्टीमीटर लगाया गया है, और इससे इन दोनों टर्मिनल्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ रहा है, जरा बताओ? 1.5 वोल्ट आ रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। हमने सेल डबल कर दिए, बताओ 3 वोल्ट हो गया। अच्छा, वोल्टेज बढ़ गया, इसका मतलब प्रेशर बढ़ गया ना? प्रेशर बढ़ गया तो क्या बढ़ गया? करंट बढ़ गई। हाँ, तो बल्ब आपका ग्लो कर रहा है, ब्राइटर। ठीक है, अब हमने 2 ही बैटरी लगाई हैं, लेकिन अब अलग तरह से लगी है कुछ। देखो, पीछे ऐसे लगी थी, पीछे कैसे लगी थी? वह एंड टू एंड कनेक्ट किया था। अब कैसे लगी है? पैरेलल लगी हैं। अच्छा, फर्क बताओ दोनों में क्या हो गया, पीछे वाले से और इसमें क्या डिफरेंस दिख रहा है? पीछे वाले में दोनों की एनर्जी एक साथ कंज्यूम हो रही थी, इसमें एक ही, दोनों की आधी आधी कंज्यूम हो रही है। पीछे वाले में क्या था कि अगर ये 1.5 वोल्ट की बैटरी थी, ये 1.5 वोल्ट की बैटरी थी, एक चीज ध्यान देने वाली है, इलेक्ट्रॉन्स को इस एंड से इस एंड पे जाने के लिए एक ही रास्ता था। बोलो, एक रास्ता था ना, सिर्फ सिंगल वे। वो इस सेल में जाते, फिर अगले सेल में जाते, फिर इधर आते, यही रास्ता है। क्या कोई और रास्ता भी है? नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन मजबूर थे कि पहले एक सेल में गए, दूसरे सेल से होते हुए वापस आ गए। दूसरे केस में इलेक्ट्रॉन के पास 2 रास्ते हैं। देखो, 2 रास्ते हैं भाई, ये इधर से भी निकल के इधर इस सर्किट में जा सकते हैं, और इधर से भी निकल के जा सकते हैं। तो जब 2 रास्ते हैं तो स्प्लिट कर जाएंगे वो। बोलो, तो कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें से होके निकले तो इसकी एनर्जी यूज कर ली, आधे इलेक्ट्रॉन इसमें से निकले तो इसकी एनर्जी यूज कर ली। तो 2 सेल हमने लगाई हैं, लेकिन फिर भी उसका आउटपुट सिंगल सेल की तरह लग रहा है हमें। बोलो, क्यों? क्योंकि इसका 50% यूज कर रहे हैं ये लोग, और इसका भी 50% यूज कर रहे हैं। तो क्या हमें 2 सेल लगाने का कोई फायदा हुआ? यहां कोई फायदा नहीं हुआ। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है कि हमें एक फायदा ये होगा कि ये थोड़ा लंबा चलेगा। हाँ, थोड़ा लंबा, मतलब मान लीजिए पहले 1 घंटे चलता एक सेल से, अब 2 पैरेलल में लगा दिए तो 2 घंटे चल जाएगा। क्यों? ऐसा ही होगा। तो लैंप इज डिमर बट पावर्ड फॉर लॉन्गर। हाँ, क्लियर। अगर हम ये और ये वाला जो कॉम्बिनेशन है, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन कहलाता है, यानी साइड बाय साइड आपने दोनों के टर्मिनल को लगा दिया, 2 सेल को, और अगर इनको ऊपर नीचे आप लगा रहे हैं तो ये कैसा कहलाएगा? एंड टू एंड जोड़ रहे हैं तो ये सीरीज कहलाता है। सीरीज और पैरेलल को हम डिटेल में अच्छे से देखेंगे, तो उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्लियर है? हाँ बेटा, ठीक है। गरीब हो, पढ़ते रहो, अभी अमीर हो जाओगे पढ़ते पढ़ते। ठीक है, जैसे ही ये सेशन कंप्लीट होगा तुम लिख देना मैं अमीर हो गया। ठीक है, तो अभी बस तुम देखो, मैजिक देखते जाओ, ये सेशन जैसे ही खत्म होगा तुम अमीर हो जाओगे। अब यहां देखिए, वोल्टेज को हम लोग मेजर कैसे करते हैं। ठीक है, अब जो वोल्टेज अभी हमने देखा जिसको हम मेजर कर रहे थे, उसको कैसे मेजर करते हैं हम लोग? किसमें? वोल्ट्स में। ठीक है, और वोल्ट्स को हम लोग कैपिटल V से डिनोट करते हैं। आप लोगों ने इस तरह से अप्लायंसेस के पीछे, लैपटॉप चार्जर है या मोबाइल चार्जर के पीछे इस तरह से लिखा देखा होगा यहाँ पे, कि एक तो यहाँ पे लिखा होता है DC, देखिए यहाँ पे ये DC, और दूसरा क्या है 5 वोल्ट,
और यहाँ पे 5 वोल्ट लिखा होगा और कितना करंट वो कंज्यूम करेगा ये भी लिखा होगा। डीसी का मतलब होता है डायरेक्ट करंट। करंट दो तरह की है, अभी हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। अच्छा, वोल्ट क्यों लिखा जाता है, वोल्टेज को वोल्ट में क्यों मेजर किया जाता है, उसके लिए ये भाई साहब जिम्मेदार हैं। ये इटालियन फिजिसिस्ट थे एलेसेंड्रा वोल्टा, ठीक है। इन्होंने सबसे पहली बैटरी बनाई थी। अब इन बैटरी कैसे बनी, बैटरी भी एक हादसा हो गया, एक ट्रेजेडी हुई, उसकी वजह से बैटरी बन गई। इनकी लड़ाई हो गई, ठीक है। किससे लड़ाई हुई, इनकी लड़ाई हो गई थी ल्यूजी गैल्वानी से, ठीक है। गैल्वानी से इनकी लड़ाई हो गई। लड़ाई किस बात पे हुई है वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, चलिए देखते हैं किस बात पे लड़ाई हुई थी इनकी। गैल्वानी ने क्या कहा, गैल्वानी ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। मेंढक की वजह से लड़ाई हो गई थी। मेंढक की वजह से लड़ाई कैसे हुई, देखो यहाँ पे एनिमेशन में दिख रहा होगा। गैल्वानी ने क्या किया, 2 मेटल रॉड ली, 2 मेटल रॉड लेकर एक जो है वो मेंढक की जो स्पाइनल कॉर्ड है उसमें लगाई, और दूसरा ये डेड है मेंढक जो था, और दूसरी जो थी वो उसकी जो लेग की मसल्स थी उसमें लगाई। और उसके बाद जब दोनों रॉड्स को मिलाया तो इसकी जो लेग थी उसमें ट्विचिंग होने लगी, यानी वो थोड़ा सा मूवमेंट होने लगा, जैसे इसमें दिख रहा है आपको। और गैल्वानी ने ऐसा किया और उछलने लगे कि हमने एक चीज का पता लगा लिया। क्या, इलेक्ट्रिसिटी के सोर्स का पता लगा लिया। ये बात भी 1700-1800 के बीच की है। तो उस टाइम पे जब भी इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर करने की बातें चल रही थी उसी टाइम की ये बात है। तो गैल्वानी ने जो है वो बड़ा क्लेम कर दिया कि हमने पता लगा लिया है कि इलेक्ट्रिसिटी का जो सोर्स होता है वो कहां होता है। तो लोगों ने पूछा अच्छा बताओ कहां होता है, तो उन्होंने कहा वो जो है एनिमल सेल्स के एनिमल टिश्यू में होता है, यानी एनिमल टिश्यू में ही इलेक्ट्रिसिटी स्टोर्ड होती है। अब हम वहां से यूज कर सकते हैं। अब वो एनिमल टिश्यू कौन था, जैसे इन्होंने यहाँ पे फ्रॉग को लिया, तो उन्होंने कहा कि फ्रॉग के मसल में इलेक्ट्रिसिटी स्टोर्ड है, इसका मतलब सारे ही एनिमल्स के मसल्स में इलेक्ट्रिसिटी जो है वो स्टोर्ड होती है। तो वोल्टा ने कहा कि तुम पगला गए हो ठीक है, मसल असल में कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती है। अब बहुत बहस चली एक्चुअली में, तो उनसे पूछा गया भाई मसल में नहीं है तो कहाँ है, तो वोल्टा ने बताया वो मसल का कमाल नहीं था कि तुमने जो है दोनों मसल्स को कनेक्ट किया और दोनों मेटल्स को लगाया और वो ट्विचिंग करने लगा। वो कमाल है किसका, मेटल का कमाल है। वो एक्चुअली में जो तुमने 2 मेटल्स लगाई थी, वो मेटल्स को जब तुमने कनेक्ट किया तो उसकी वजह से उसके अंदर मूवमेंट क्रिएट हुआ, यानी जो इलेक्ट्रॉन्स का या चार्जेस का जो ट्रांसफर हुआ है या जो इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस हुई है वो मेटल्स की रबिंग की वजह से हुई है, मसल्स का इसमें कोई रोल नहीं है। लेकिन गैल्वानी इतनी आसानी से मानने वाले कहां थे, उन दोनों के बीच में डिबेट शुरू हो गई, झगड़ा होने लगा। अब वोल्टा के ईगो पे ये बात आ गई, उन्होंने कहा कि अब हम इनको गलत साबित करके रहेंगे। अब अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए उन्होंने एक डिस्कवरी कर डाली, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया, बैटरी बना डाली तो कैसे बनाई बैटरी वोल्टा ने आइए देखते हैं हम लोग। ये देखिए इन्होंने क्या किया कि सबसे नीचे मेटल रखी जिंक की, उसके ऊपर कॉपर की, और बीच में एक पेपर या क्लॉथ को रखा और उसमें उसे केमिकल सोल्यूशन में भिगो कर रखा, ठीक है। एक केमिकल सोल्यूशन उसके बीच में रखा। अब हुआ क्या कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन स्टार्ट हो गया, ठीक है। जिंक ऑक्सीडाइज हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया उसने, और जो कॉपर है वो रिड्यूस हो गया। अब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की वजह से यहां पे क्या हुआ कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो गई। वोल्टा ये सोच रहे थे कि यहां पे कॉपर की वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, जबकि उल्टा हो गया। जो सोल्यूशन उन्होंने सॉल्ट का सोल्यूशन लिया था, यानी जो बीच में उन्होंने पेपर को या कपड़े को रखा था उस सॉल्ट के सोल्यूशन में भिगोकर, उसकी वजह से ऑक्सीडेशन और रिडक्शन स्टार्ट हुआ, जिसको आप इलेक्ट्रोलिसिस में पढ़ते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस में वो जो लिक्विड होता है इलेक्ट्रोलाइट होता है। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, सॉल्ट सोल्यूशन ही तो होता है, NaCl का होगा या और किसी का भी, तो सॉल्ट सोल्यूशन लिया जाता है। यहां पे भी इन्होंने सॉल्ट सोल्यूशन ही लिया था। ये जो बीच में जो सोल्यूशन का बीच में जो पेपर को उन्होंने उसमें भिगो कर डिप करके रखा था, उसकी वजह से ऑक्सीडेशन और रिडक्शन स्टार्ट हो गया था।
तो उनको भी कहीं ना कहीं झटका लगा। वो अब सोच रहे थे कॉपर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, एक्चुअल में वो लिक्विड इसके लिए रिस्पॉन्सिबल था। बहरहाल जो भी होगा, इसके थ्रू क्या हुआ, गैल्वानी जो थे वो गलत साबित हो गए और उन्होंने ये पूरा एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट करने के बाद इसके थ्रू जो आपका फ्रॉग था, उसी फ्रॉग में उसकी मसल्स में इसको लगाया और जब उसको कनेक्ट करते थे तो उसकी मसल ट्विच करती थी, जैसे ही इधर से उसको डिस्कनेक्ट कर देते थे फिर वो ट्विचिंग बंद हो जाती थी। तो कहीं ना कहीं वो ये चीज प्रूव कर पाए और ये फाउंडेशन थी जो बैटरी बनी। फिर से देख लेते हैं इसको। जो बैटरी, मॉडर्न फॉर्म ऑफ बैटरी हम देखते हैं, उसकी सबसे पहली फाउंडेशन वोल्टा नहीं डाली, पोटेंशियल डिफरेंस की फाउंडेशन वोल्टा नहीं डाली है। इसीलिए उनको ऑनर करने के लिए हम लोग जो पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट है उसको वोल्ट्स में मेजर करते हैं। ठीक है, इस तरह से केमिकल सोल्यूशन लिया, वहां पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन स्टार्ट हो गया, यानी जिंक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा था, ऑक्सीडाइज होता जा रहा था। और एक चीज अगर ऑक्सीडाइज हो रही है तो दूसरी ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो रही होगी। तो ये इस ऑक्सीडेशन रिडक्शन की वजह से पोटेंशियल के डिफरेंस क्रिएट हो गए। अब देखिए जिंक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, इलेक्ट्रॉन जिंक के पास से जा रहे हैं किधर, कॉपर के पास जा रहे हैं। तो हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल का रीजन बन रहा होगा, नहीं बन रहा होगा, बोलो। हाँ, तो बोलो ये चीज समझ में आ गई ना, ये बैटरी कैसे बनी थी पहली। कोई डाउट किसी का इसमें, बोलो बेटा। हाँ बेटा, हाँ, लास्ट लेक्चर किसी का मिस हो गया है तो उसकी वीडियोस रिकॉर्डेड है, यूट्यूब पे है, मैं उसका लिंक डाल दूंगा ग्रुप पे। वैसे ग्रुप पे लिंक पड़ा हुआ है, आपको चेक करना चाहिए, कल ही ग्रुप पे अपलोड हो गया था। सर मैंने आज ही ज्वाइन करा। ठीक है, मिल जाएगा आपको। अब एक चीज ध्यान रखने वाली है कि वोल्टेज और हाँ, जो वोल्टेज है वो और वोल्ट दोनों डिफरेंट हैं। बताओ कैसे डिफरेंट है, कोई बताएगा? वोल्टेज और वोल्ट में क्या डिफरेंस है? वोल्ट यूनिट है, वोल्टेज प्रेशर। वोल्ट क्या है? वोल्ट यूनिट है। और वोल्टेज क्या है? वोल्टेज वो नेसेसरी प्रेशर है जो आपकी करंट को फ्लो कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे कि आपका वाटर पाइप होता है, वाटर पाइप में क्या होता है? वाटर पाइप में प्रेशर को मेजर करने की यूनिट्स होती है ना, ये सब बार में, पीएसआई में, सब में वाटर के प्रेशर को मेजर किया जाता है। ऐसे ही वोल्टेज जो है वो प्रेशर है और वोल्टेज को जिस यूनिट में मेजर किया जाता है वो क्या है, बोलो? वोल्ट है। हाँ, आगे चलते हैं हम लोग। अच्छा, वोल्ट को हम लोग वोल्टेज को वोल्ट मीटर से मेजर करते हैं। वोल्ट मीटर क्या होता है? वोल्ट मीटर जो वोल्टेज को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के दोनों के बीच में आप लगाएंगे टर्मिनल में, और कहीं पे भी लगाएंगे, यहां पे इसके बीच में लगा दीजिए तो आपको बताएगा कि कितना वोल्ट है, वोल्टेज है। वोल्ट मीटर जो है वो हमेशा पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है, इस बात को याद रखना। वोल्ट मीटर को सर्किट में हमेशा पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। ठीक है, अब यहां पे ध्यान से देखो इसको। आप इस बैटरी के अक्रॉस, टर्मिनल के अक्रॉस जब वोल्टेज को मेजर करते हैं तो कितना बता रहा है? 1.5 वोल्ट। और यही दोनों, इस दोनों टर्मिनल के, जो बल्ब के दोनों टर्मिनल हैं, उसके अक्रॉस मेजर करते हैं तो कितना बता रहा है? 1.5 वोल्ट। तो दोनों ही टर्मिनल के अक्रॉस आप मेजर कर सकते हैं, सेम वोल्टेज बताएगा। अब बताओ, दो बल्ब लगा दिए हमने एक की जगह, अब क्या डिफरेंस दिख रहा है आप लोगों को? 1.5 का हाफ हो गया है। क्या सेम है वोल्टेज? नहीं सर, दोनों बल्ब ने क्या किया? दोनों बल्ब ने आधा आधा डिवाइड कर लिया। आधा एनर्जी तो हाँ, आधा यहां है, आधा यहां है, दोनों का कंबाइंड 1.5 वोल्ट है। इसका मतलब ये बल्ब सीरीज में लगे हैं या पैरेलल में लगे हैं, बताओ? एंड टू एंड कनेक्टेड है। इस बल्ब का एक एंड इस बल्ब के दूसरे एंड से कनेक्ट है। एंड टू एंड जब कनेक्शन होता है तो क्या होता है? सीरीज कनेक्शन होता है। यस सर। सीरीज में जब बल्ब कनेक्ट होते हैं तो वोल्टेज सेम रहता है या शेयर हो जाता है, हाफ हो जाता है? हैं? हाफ हो जाता है, ध्यान रखना है इस बात को। अच्छा, वोल्टेज अगर हम डिक्रीज करेंगे तो ब्राइटनेस इंक्रीज कर जाएगी ना? नो सर, ब्राइटनेस डिक्रीज कर जाएगी। वोल्टेज अगर आप कम करेंगे तो ब्राइटनेस कम हो जाएगी। अच्छा, वोल्टेज बहुत ज्यादा बढ़ा दें तो क्या होगा? वोल्टेज बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे तो, अच्छा, पाइप में बहुत ज्यादा प्रेशर से पानी आ जाए तो पाइप फट जाएगा, नहीं फट जाएगा? हाँ, तो वोल्टेज अगर आप बहुत ज्यादा कर देंगे तो फिर वो जो वायर है जिसमें वो वोल्टेज, वो प्रेशर आप बढ़ा रहे हैं, वो वायर बस्ट कर जाएगा या जिस भी अप्लायंस में जा रहा है वो फट जाएगा। यहां देखिए, अगर आप वोल्टेज ज्यादा है तो आपकी एलईडी गई काम से।
फट जाएगी, बस्ट कर जाएगी। ठीक है। अच्छा, वोल्टेज बहुत कम होगा तो आपका जो बल्ब है वो बहुत डिम जलेगा, वोल्टेज बहुत ज्यादा हो जाएगा तो वो फट जाएगा, ठीक है, बस्ट कर जाएगा, ध्यान रखना। अब एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वोल्टेज जो है वो दो डायरेक्शन उसकी हो सकती हैं, एक सिंगल डायरेक्शन में भी वो ट्रेवल कर सकता है और आगे पीछे भी ट्रेवल कर सकता है। इस तरह से देखो, बताओ इसमें सिंगल डायरेक्शन कौन सी है और आगे पीछे कौन सी मूव हो रही है? सिंगल डायरेक्शन डीसी, आगे पीछे एसी। Are you able to see the difference between AC and DC in this animation? यहां पे देखिए, ये इलेक्ट्रॉन आगे पीछे हो रहे हैं ना अपनी जगह से खाली, जबकि यहां पे देखो कॉन्टिन्यूअस फ्लो कहां दिख रहा है आपको? डीसी में। यहां देखिए ये आगे हाफ साइकिल आगे जाते हैं थोड़ा सा, फिर पीछे आ जाते हैं, फिर आगे जाते हैं, फिर पीछे आ जाते हैं। तो दो तरह की करंट पाई जाती है और वोल्टेज भी दो तरह का पाया जाता है, एसी और डीसी। ठीक है, ऑल्टरनेटिंग और डायरेक्ट करंट। ठीक है, तो वोल्टेज भी दो तरह का है आपका, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज और डायरेक्ट वोल्टेज। बताओ इसमें कैसा वोल्टेज दिख रहा है आपको नीचे? ये आगे पीछे ऑल्टरनेटिंग है आपके। ये देखिए सिर्फ एक टाइड की तरह है ना, ये जैसे टाइड में ऊपर नीचे होता है पानी। डायरेक्ट वोल्टेज बिल्कुल एक डायरेक्शन में जा रहा है, जबकि ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज क्या हो रहा है? आगे पीछे मूव कर रहा है, बिल्कुल उस पानी में टाइड की तरह। तो ये दोनों करंट में क्या डिफरेंस होता है अभी हम देखते हैं। उससे पहले जरा करंट की बेसिक फिलॉसफी देख लेते हैं। करंट है क्या? अब तक हमने देखा चार्जेस का फ्लो करना ही करंट कहलाता है ना। जब चार्जेस, अच्छा चार्जेस के पास दो ऑप्शन है, वो रेस्ट में भी हो सकते हैं और मूव भी कर सकते हैं। क्या चार्जेस अगर मूव ना करें, रेस्ट में रहें, तो करंट बनेगी? नहीं बनेगी ना। यानी चार्जेस एट रेस्ट विल फॉर्म नो करंट, यानी नो करंट इज प्रोड्यूस्ड इफ चार्जेस आर एट रेस्ट। क्लियर है ये बात? बोलिए। हाँ, अच्छा करंट सिर्फ तब प्रोड्यूस होती है जब चार्ज क्या करे? मूव करे। यानी चार्जेस का फ्लो होना ही करंट को प्रोड्यूस करता है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि करंट क्या होती है? फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, क्लियर है। तो अगर फ्लो नहीं होगा तो कोई करंट प्रोड्यूस नहीं होगी। अच्छा, फ्लो होने से ऐसा क्या होता है जो हम कहते हैं करंट प्रोड्यूस हो रही है? फ्लो होने से क्या हो रहा है? ये देखो, बोलो क्या होता है? वर्क होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हाँ, अच्छा एक बात बताओ, ये पानी बहुत तेज जब चल रहा होता है तो हम लोग उसको बोलते हैं वाटर करंट, नहीं बोलते हैं? तेज बहते हुए पानी को क्या वाटर करंट बोला जाता है? हाँ, ठीक है। अच्छा, पानी अगर बहुत तेज कहीं से नदी में बह रहा हो, बहुत स्ट्रॉन्ग करंट हो, तो वैसे तो आपको बड़ा मजा आएगा, कहीं पे पानी की लहरें चल रही हैं, आप जाकर वहां जो है वो एंजॉय कर सकते हैं। ठीक है, कहीं झरने से पानी गिर रहा है तो आप उसके नीचे नहा सकते हैं। लेकिन अगर सोचो कहीं पे भी, कहीं बीच पे आप गए हैं और बहुत तेज जो बीच के आसपास का जो पानी है वो बहुत तेज चल रहा है, तो क्या आप वहां जाकर एंजॉय करेंगे या उसके पास भी नहीं जाएंगे? भाग जाएंगे दूर। क्यों? क्यों? क्योंकि वो पानी डिस्ट्रक्टिव हो सकता है, आपके लिए नुकसान पहुंचा सकता है। इसी तरह से अगर झरने के नीचे आप बैठे हैं, नहा रहे हैं, और मान लीजिए उस झरने में अचानक से पानी खत्म हो जाए, तो क्या आप साबुन लगा के बैठे रहेंगे वहां? नहीं बैठेंगे ना। इसका मतलब है अगर पानी बिल्कुल बहुत कम है या बिल्कुल नहीं है तो भी कोई काम का नहीं है, और पानी बिल्कुल जरूरत से ज्यादा आ जाए तो भी कोई काम का नहीं है, बल्कि नुकसान करेगा हमें। क्लियर है? तो अगर करंट भी, जो चार्ज मतलब पानी में तो पानी के पार्टिकल्स फ्लो कर रहे हैं, लेकिन जो करंट होती है, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट होती है, उसमें फ्लो कौन करता है? हाँ, चार्ज कैरियर्स होते हैं। उसमें कौन होते हैं? चार्ज कैरियर्स होते हैं। चार्ज कैरियर्स होंगे, वो पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब बेसिकली सॉलिड्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जबकि लिक्विड्स में दोनों करते हैं, आयंस होते हैं, पॉजिटिव आयंस भी होते हैं और नेगेटिव आयंस भी होते हैं लिक्विड्स के लिए। ठीक है, क्लियर है? तो इसका मतलब यह है कि जैसे पानी में स्ट्रॉन्ग करंट होती है और लो करंट हो सकती है, ऐसे पाइप में भी हमारे जो करंट फ्लो कर रही होती है, इलेक्ट्रिक करंट, वो भी हाई और लो दोनों ही पॉसिबल है। ठीक है,
हाई करंट हो जाएगी, पानी की करंट अगर बहुत ज्यादा हो जाएगी, बहुत ज्यादा पानी हो गया तो क्या होगा, ये क्या दिख रहा है आपको, फ्लड, बिल्कुल फ्लड आएगा, ठीक है। और इसी तरह से अगर इलेक्ट्रिक करंट ज्यादा हो जाएगी तो क्या होगा, हाँ, बर्स्ट कर जाएगी, ठीक है। तो इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि ऐसी कोई भी सिचुएशन ना आए जिससे कि करंट बहुत ज्यादा हो जाए या बहुत कम हो जाए तो आप पंखा चलाकर बैठे हुए हैं और अब इंतजार कर रहे हैं कि अब कब चलेगा ये, ठीक है। और दूसरी तरफ क्या है, कितनी तेज लाइट आ गई कि आपका पंखे का जो मोटर है वो दब गया, ठीक है। तो ये दोनों चीजें ना हो, इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम करंट को मेजर करें कि कौन सा अप्लायंस, कौन सा वायर कितनी करंट हैंडल कर सकता है, कितनी करंट उसको दी जाए कि वो फटेगा नहीं, कितनी करंट उसको दी जाए कि वो उससे जो अप्लायंस जुड़ा है वो आसानी से चलता रहे। इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम करंट को क्या करें, क्या करें, मेजर करें। हाँ, तो करंट को मेजर करने की जो यूनिट है वो क्या है, एम्पियर है, जिसको हम लोग एम्प्स भी बोलते हैं। अच्छा, एम्प्स होता क्या है, चलो इसको देखते हैं कि एम्प्स क्या होता है। ध्यान से सुनो, करंट कब बनती है, जब चार्जेस फ्लो होते हैं, और एक एम्पियर जो होता है वो 1 कूलॉम पर सेकंड के बराबर होता है। एक एम्पियर जो होता है वो आपका 1 कूलॉम पर सेकंड के बराबर होता है। क्या होता है ये 1 कूलॉम पर सेकंड, 1 कूलॉम पहले जानते हैं क्या होता है, 1 सेकंड तो हम जानते हैं। 1 कूलॉम का मतलब होता है 6 क्विंटिलियन 242 क्वाड्रिलियन इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड। बताओ ये कितना बड़ा अमाउंट है। ये देखो 6242000000 जोड़ते चले जाइए आप। इतने सारे इलेक्ट्रॉन जब 1 सेकंड में फ्लो करते हैं, ये सिर्फ बात हो रही है 1 सेकंड की बात हो रही है। 1 सेकंड में इतने इलेक्ट्रॉन जब फ्लो करते हैं तो क्या, उसको क्या कहते हैं, 1 कूलम कहते हैं। कितनी बड़ी यूनिट है, 1 कूलम कहलाता है ये। क्लियर है, ठीक है। तो 1 कूलम का मतलब ये है कि इतने सारे इलेक्ट्रॉन 6.24 इंटू 10 रेज टू द पावर हाउ मच, 18, ठीक है। 6.24 इंटू 10 रेज टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स जब फ्लो कर जाते हैं तो 1 कूलम करंट फ्लो होती है। और इतनी करंट को हम कितना बोलते हैं, अच्छा, ये जो इतने सारे इलेक्ट्रॉन हैं इनको बोलना मुश्किल है, इम्प्रैक्टिकल है, इसको बोला नहीं जा सकता था, ठीक है। चार्जेस फ्लो हो रहे हैं, कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, आप कैसे बोलेंगे, इतना बड़ा अमाउंट है। इसके लिए आसानी के लिए क्या किया गया, हम क्या बोलते हैं, 1 एम्पियर बोलते हैं। हाँ, तो उसकी आसानी के लिए हमने 1 एम्पियर रख दिया, और वो भी एक साइंटिस्ट के नाम पे रखा है। अच्छा, एक कूलॉम होता क्या है, कूलॉम को समझना बहुत आसान है। जैसे हम लोग डजन बोलते हैं, डजन वर्ड जैसे ही बोलो तो सामने वाला समझ जाता है ना कितनी चीजों की बात हो रही है। बोलो, कितनी चीजों की बात हो रही है। अच्छा, कोई कभी दूध खरीदने जाएगा तो कहेगा 1 दर्जन दूध दे दो, नहीं, हाँ, 1 दर्जन दूध कैसे देगा वो, ठीक है, नहीं देगा। तो डजन का मतलब हम समझते हैं कि कुछ क्वांटिटी की बात हो रही है, और कितनी, 12। इसी तरह से कूलॉम का मतलब क्या है, 1 कूलॉम की अगर बात हो रही है तो इसका मतलब क्या है, इतनी क्वांटिटी की बात हो रही है। 6.24 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही है। यहां 12 केले की बात हो रही है, यहां इतने सारे इलेक्ट्रॉन है 1 कूलॉम में। तो 1 कूलॉम ये होता है, ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज है कूलम, और 1 कूलम में इतने सारे इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। अब करंट पे वापस आ जाते हैं। करंट एक्चुअल में है क्या, करंट है चार्जेस का फ्लो। चार्ज पास हो रहे हैं किसी पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन से, मान लीजिए ये वायर है, हम ये देखना चाहते हैं कि इस वायर के इस पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन से कितने सारे इलेक्ट्रॉन पास हो रहे हैं। तो मान लीजिए इसमें से 5 कूलॉम ऑफ चार्ज पास हो रहा है। कितने टाइम में पास हो रहा है, 1 सेकंड में पास हो रहा है। तो अगर हमें पता करने को कहा जाए, बताओ कितनी करंट होगी, तो कूलॉम पर सेकंड करंट होती है, तो 5 कूलॉम पर सेकंड में तो कितना हो गया, 5 एम्पियर। यस, तो ये देखिए 5 एम्पियर की करंट आ गई। ठीक इसी तरह से एक दूसरा वायर है, उसमें क्या है, 3 कूलॉम ऑफ चार्ज पास हो रहे हैं 1 सेकंड में। बताओ यहां कितना एम्पियर हुआ, बोलिए, 3 एम्पियर हुआ। अच्छा, इससे हमें क्या फॉर्मूला बन के निकल रहा है, एक फॉर्मूला बन के निकल रहा है कि सर्टेन अमाउंट ऑफ चार्ज पास हो रहा है सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम में। हाँ, यहां पे देखिए, तो करंट जो है यानी चार्जेस पास हो रहे हैं, कहीं 5 कूलॉम कहीं 3 कूलॉम, और हर सेकंड में पास हो रहे हैं। तो हमने फॉर्मूला बना लिया कि करंट अगर हमें निकालनी है तो चार्जेस पर यूनिट टाइम करके अगर हम निकाल लें कि एक पर्टिकुलर टाइम में कितने चार्जेस एक पर्टिकुलर एरिया से पास होते हैं, तो हमें क्या पता चल जाएगी, करंट पता चल जाएगी, ठीक है। और करंट की एसआई यूनिट क्या होती है,
एम्पियर होती है। हेनरी मैरी एम्पियर के नाम पे रखा गया है इसका, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। और इलेक्ट्रिक करंट को अगर हम निकालना चाहते हैं तो हम नेट चार्ज निकाल लें, जैसे क्यू अभी हमने निकाला था, अपॉन टाइम में। अच्छा, चार्ज ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रिसिटी भी ज्यादा होगी, जितना ज्यादा चार्ज उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर है? तो ये अब इसमें क्या होता है, 1 एम्पियर कैसे निकालेंगे? तो 1 एम्पियर क्या होगा? 1 कूलम पर सेकेंड, सिंपल है। क्लियर है? और इसको हेनरी मैरी एम्पियर के को ऑनर करने के लिए इन्होंने भी बहुत सारा काम किया है। हम लोग रेगुलर क्लास में देखेंगे इनके बारे में, जैसे वोल्ट के बारे में देखा है। 1 एम्पियर को आप इस तरह लिख सकते हैं, 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम पर सेकेंड। अच्छा, करंट जो है वो अगर मान लो बहुत छोटी करंट है तो उसको कैसे मेजर करेंगे? एम्पियर से भी छोटी करंट है तो कैसे मेजर करेंगे? मान लो किसी में भी इलेक्ट्रॉन 1 कूलम से भी कम इलेक्ट्रॉन पास हो रहे हैं तो उसके लिए एक छोटी यूनिट है हमारे पास, मिली एम्पियर। और उससे भी छोटी करंट पास होगी तो उसके लिए कौन सी है? माइक्रो एम्पियर। ये क्या है हमारे पास? मिली एम्पियर है, और ये क्या है? माइक्रो एम्पियर है। तो एक मिली एम्पियर में 10 टू द पावर -3 एम्पियर होता है, और एक माइक्रो एम्पियर में 10 टू द पावर -6 एम्पियर होता है। मिली एम्पियर जो है वो एम्पियर का कितना बड़ा पार्ट है? 1000th पार्ट है, ठीक है। और माइक्रो एम्पियर क्या है? उसको अगर आप 10 टू द पावर 6 से डिवाइड करें एम्पियर को तो आपके पास आ जाएगा माइक्रो एम्पियर। क्लियर है ये बात सभी बच्चों को? ये है हमारे पास एक बेसिक इलेक्ट्रिक सर्किट आ गया, ठीक है। उसमें क्या क्या होगा? उसमें हमारे, हाँ बेटा, ये म्यू है, म्यू, इसको हम लोग म्यू बोलते हैं, म्यू, ठीक है। माइक्रो के लिए ये वर्ड यूज होता है, माइक्रो के लिए ये सिंबल यूज होता है, म्यू बोलते हैं इसको, ठीक है। माइक्रो एम्पियर, ठीक है। हाँ सर 530 और 536 हो चुका है, मैंने पूरी क्लास लिया, मैं अमीर हो चुका हूँ। हाँ देखा, मैंने कहा था। चलो अच्छा है, अब तुम पार्टी करना, आज पूरी क्लास कर लो 8 बजे तक, उसके बाद तुमको पार्टी करनी है आज, ठीक है। अब यहाँ देखो ये क्या है? नहीं सर, मैं अमीर हो चुका हूँ, मैं क्लास नहीं लूंगा। ठीक है, गुड बाय, ठीक है। यहाँ देखो, अब यहाँ ये क्या है? ये है सेल, ठीक है। सेल में क्या क्या चीजें होती हैं ध्यान से देखो। सेल को हम कैसे बनाते हैं? वैसे तो सेल हमने अभी पीछे बहुत देखा हुआ है, प्लस और माइनस बैटरी की तरह से। बैटरी किससे मिलकर बनी होती है? छोटे छोटे सेल से मिलकर बनी होती है। तो सेल्स को हम लोग डायग्राम में कैसे दिखाते हैं? सेल में ये एक बड़ा वाला जो लाइन लेते हैं वो पॉजिटिव होती है, और छोटी वाली लाइन को क्या लेते हैं? नेगेटिव लेते हैं। तो यहां देखिए पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये एक सेल है, ठीक है। ये एक और सेल है दूसरा, ये उसका पॉजिटिव है, ये उसका नेगेटिव है। तो एक से ज्यादा सेल अगर लगे होंगे तो वो क्या कहलाएगा? बैटरी कहलाएगी। क्लियर है? एक से ज्यादा सेल विल कॉन्स्टिट्यूट अ बैटरी। अच्छा, ये क्या है? स्विच का काम करेगा ये, यानी अगर आप स्विच लगाकर बल्ब कंट्रोल करना चाहते हैं कि जब आप चाहें जब बल्ब जले, जब आप चाहें जब ना जले। ये देखिए यहां पे ये एमीटर है। एमीटर किस लिए लगाया है हमने? करंट को मेजर करने के लिए, ठीक है। कितनी करंट इसमें फ्लो हो रही है, और ये आपका बल्ब है, और बाकी ये क्या है? वायर है, ठीक है। ये हो गया आपका बेसिक इलेक्ट्रिक सर्किट। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एमीटर करंट को मेजर करता है और गैल्वेनोमीटर भी करंट को मेजर करता है, दोनों में डिफरेंस क्या है? गैल्वेनोमीटर और एमीटर में क्या डिफरेंस है? एमीटर क्या करता है, ध्यान से सुनना। एमीटर और गैल्वेनोमीटर में फर्क ये है, गैल्वेनोमीटर करंट की डायरेक्शन भी बताता है हमें कि करंट किस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है। अगर हमें सिर्फ डायरेक्शन पता करनी है तो गैल्वेनोमीटर यूज करते हैं। अच्छा, डायरेक्शन के साथ साथ करंट अगर बहुत कम अमाउंट में फ्लो हो रही है, यानी माइक्रो एम्पियर्स में करंट फ्लो हो रही है, तो फिर गैल्वेनोमीटर उस करंट के अमाउंट को भी बताएगा आपको, ना सिर्फ डायरेक्शन बताएगा बल्कि अमाउंट भी बताएगा। लेकिन अगर करंट माइक्रो एम्पियर से ज्यादा बड़ी, यानी मिली एम्पियर या एम्पियर में जो है वो फ्लो कर रही है, तो फिर गैल्वेनोमीटर वहां काम नहीं करेगा, ठीक है। वहां आपको करंट का मैग्नीट्यूड या करंट की क्वांटिटी कौन बताएगा? एमीटर बताएगा। क्लियर है? तो गैल्वेनोमीटर को सिर्फ और सिर्फ करंट की डायरेक्शन या कहीं पे बहुत छोटी माइन्यूटेस्ट करंट को भी डिटेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है, डिटेक्शन के लिए। करंट का मेजरमेंट करने के लिए, उसके मैग्नीट्यूड को मेजर करने के लिए हम एमीटर को ही यूज करते हैं, क्योंकि ये बड़ी अमाउंट की करंट को मेजर करने में बहुत ज्यादा कन्वीनियंट है हमारे लिए, जबकि गैल्वेनोमीटर बहुत छोटे अमाउंट की करंट को ही मेजर कर सकता है। क्लियर है? गैल्वेनोमीटर में और एमीटर में डिफरेंस समझ में आया? ये आपका करंट डिटेक्शन और उसकी डायरेक्शन में ठीक काम करता है, और ये मैग्नीट्यूड जो है, बड़ी बड़ी करंट के मैग्नीट्यूड को 1 एम्पियर या उससे ज्यादा की करंट को मेजर करने के लिए एमीटर ही यूज किया जाएगा, गैल्वेनोमीटर वहां काम नहीं करेगा, ठीक है। अब एक और बात, जो एमीटर होता है उसको हमेशा आप सीरीज में कनेक्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा बताओ, वोल्ट मीटर को कहां कनेक्ट करते हैं? अभी हमने बताया था, वोल्ट मीटर को कहां कनेक्ट करते हैं, सीरीज में या पैरेलल में?
पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। अच्छा, वॉट ये बताओ कि अगर आप चाहते हैं कि एमीटर करंट की रीडिंग को शो करे, ये बताए कि करंट उसके अंदर आ रही है नहीं आ रही है, उसके लिए इस सर्किट में करंट का फ्लो होना जरूरी है। ठीक उसी तरह से जैसे इस वाटर पाइप में, यहां देखो ध्यान से, इस वाटर पाइप में आपने वाटर मीटर लगाया है। वाटर मीटर तभी वाटर को डिटेक्ट करेगा ना जब इसमें वाटर फ्लो हो रहा होगा, ठीक है। इसी तरह से करंट, जो एमीटर है वो तभी मेजर करेगा जब करंट फ्लो हो रही होगी, ठीक है। हाँ, एक बात याद रखना, खैर ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वाटर मीटर जो होता है वो हमें ये बताता है कि वाटर कितना कंज्यूम हो गया, लेकिन एमीटर हमें ये नहीं बताता है कि चार्ज कितना कंज्यूम हो गया, वो सिर्फ करंट के बारे में बताएगा। अब एक इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं हम लोग। क्या इंपॉर्टेंट चीज है? ये लैपटॉप चार्जर सभी ने देख रखा है? बोलिए। इस लैपटॉप चार्जर में कुछ इंफॉर्मेशन दी है कि ये 100 से 240 वोल्ट के बीच में काम करेगा जब इसको इतना वोल्टेज मिलेगा, और करंट कितनी मिलनी चाहिए उसको बताओ, कितनी करंट मिलनी चाहिए? 15 एम्पियर है, 1.5 एम्पियर है। 15 एम्पियर कितनी बड़ी हो गई? हाँ 1.5, ठीक है। इसका मतलब यह है कि दो तरह की करंट तो अभी हमने देख ली, कौन कौन सी? एसी करंट होती है और डीसी करंट होती है। अब यहां देखो ध्यान से, हमारे घरों में जो करंट आती है वो कौन सी है बेटा? एसी करंट है। जबकि हमारा जो लैपटॉप है, लैपटॉप कैसी करंट यूज करेगा? डीसी यूज करेगा। मोबाइल कैसी करंट यूज करेगा? डीसी करंट यूज करेगा। तभी आपको जो चार्जर में ये इतनी बड़ी बड़ी चीजें मिलती है ना, एडाप्टर जैसी, या मोबाइल चार्जर में भी होता है, मिलता है एडाप्टर, वो सबका काम ही यही है। वो क्या करते हैं? एसी को पहले डीसी में कन्वर्ट करते हैं। कभी ऐसा ना हो कि आप लोग का ये एडाप्टर काम नहीं कर रहा है, आपने यहां से काटा और काट के इसको डायरेक्ट लगा दिया, क्या होगा? लैपटॉप हमेशा के लिए सो जाएगा, ठीक है। मिस हो गया, ठीक है। अच्छा, हमारे घरों में एसी क्यों यूज करते हैं हम? उसका क्या रीजन है? एसी हम यूज क्यों करते हैं? एसी का रीजन ये है कि एसी को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे आसानी से ले जाया जा सकता है। किसकी मदद से? ट्रांसफार्मर्स की मदद से। ट्रांसफार्मर में हम क्या करते हैं? वोल्टेज को कम ज्यादा कर लेते हैं। देखो, स्टेप अप ट्रांसफार्मर का काम होता है वोल्टेज को बढ़ा देना, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का काम होता है स्टेप वो वोल्टेज को कम कर देना। तो जब हम जहां पे भी इलेक्ट्रिसिटी बनती है, ठीक है, बहुत शॉर्ट में समझो, कहीं पे भी जहां पे इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन होता है वहां पे बहुत बड़े बड़े वोल्टेज में इलेक्ट्रिसिटी बना के स्टोर कर दी गई। अब उसको एक सिटी से दूसरी सिटी जाना है, हर जगह जाना है, तो वहां क्या करेंगे? ले जाते टाइम पे ज्यादा करंट पे लॉस ना हो तो वोल्टेज को क्या कर लेंगे? बहुत ज्यादा कर देंगे, स्टेप अप कर दिया जाता है वोल्टेज को। तो वोल्टेज को स्टेप अप करते हुए फिर जब शहर के पास पहुंचते हैं तो वहां पे स्टेप डाउन कर देते हैं, और फिर वहां से डिजायर्ड वोल्टेज की जो इलेक्ट्रिसिटी है, वो घर में जितना वोल्टेज चाहिए होता है, जैसे 250 या 240 वोल्ट है, तो उतना घर में चला जाएगा। फैक्ट्रीज में ज्यादा चाहिए होता है तो वह ज्यादा वोल्टेज की लाइन चली जाएगी। तो ये काम हम एसी में आसानी से कर सकते हैं, जबकि डीसी में ये चीज बहुत दिक्कत करती है। डीसी करंट में करंट का ट्रांसमिशन लॉस बहुत होता है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में काफी प्रॉब्लम आती है, ठीक है। अब लेकिन फिर भी हम डीसी क्यों यूज करते हैं? क्योंकि डीसी से क्या होता है, जो सर्किट्स होते हैं वो काफी छोटे हो जाते हैं, ठीक है, बहुत स्मॉल बन जाते हैं। ये जो छोटे छोटे गैजेट्स आप देख रहे हैं, ये डीसी की वजह से ही पॉसिबल हैं। ये जितने भी एलईडी हैं, मॉनिटर्स हो गए हमारे, या मोबाइल फोन हो गया, या आपके लैपटॉप्स हो गए, ठीक है, टैबलेट हो गए, ये सब, इन सब के अंदर जो सर्किट लगते हैं वो डीसी की मदद से चलाए जाएं तो काफी उनका जो साइज है वो छोटा हो सकता है, ठीक है। तो और दूसरी चीज ये है कि डीसी को हम आसानी से कंट्रोल भी कर सकते हैं, उसका सर्किट छोटा होगा, ठीक है, कॉम्पैक्ट होता है। अब कुछ डिवाइसेस ऐसी होती हैं जो हमारे घरों में यूज होती हैं और वो एसी और डीसी सेम टाइम पे यूज करती हैं। जैसे वॉशिंग मशीन है, वॉशिंग मशीन के अंदर जो मोटर लगा होता है ये एसी यूज करता है आपका। दूसरी तरफ जो उसका जो कंट्रोलिंग पैनल लगा होता है, जो स्विचेस वगैरह होते हैं, जो मोटर की स्पीड को कम ज्यादा करना है या और जो फंक्शंस को कंट्रोल करना है, वो डीसी से चलता है। यानी एक ही मशीन के अंदर एक ये डिवाइस ऐसी है जो एसी और डीसी दोनों के कॉम्बिनेशन को यूज करती है, ठीक है। अच्छा, एसी और डीसी के कॉम्बिनेशन को यूज कर रही है, इसका मतलब अंदर ही एसी से डीसी में कन्वर्जन हो रहा होगा ना, बोलो, यही हो रहा है। तो एसी से डीसी का जो कन्वर्जन होता है वो रेक्टिफायर के थ्रू होता है। एसी को डीसी में बदलने वाली डिवाइस क्या कहलाती है? रेक्टिफायर कहलाती है, याद रखना इस बात को, ठीक है। और इसी तरह से डीसी से एसी में बदलने वाली डिवाइस क्या कहलाती है? सबके घरों में होता है इन्वर्टर। इन्वर्टर का काम होता है कि डीसी को एसी में कन्वर्ट कर दे। बोलिए बेटा, क्लियर है ये बात सबको? अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट चीज समझे, जब हम लोग कि
जब वोल्टेजेस, जब यहाँ पे जो एसी करंट थी या डीसी करंट जो भी थी, जब इलेक्ट्रिसिटी शुरू में बहुत ज़्यादा फेमस हो रही थी, तो वोल्टेज का कोई स्टैंडर्डाइजेशन नहीं हुआ था पूरे दुनिया में, ठीक है। जो जिसकी जो मर्जी हो रही थी वो अपनी कंट्री के लिए उस वोल्टेज की चीज़ें बना रहा था। तो किसी तरह का, इसीलिए दुनिया में हमको कई तरह के वोल्टेजेस पाए जाते हैं। जैसे कि ये दो बहुत फेमस हैं, एक तो 110 से 127 वोल्ट और दूसरा 220 से 240 वोल्ट। जैसे कि जो यूएस है वहाँ पे, या यूके में, यूएस में ही, खासकर यूएस में ये 110 वोल्ट बहुत चलता है, ठीक है, यही चलता है ये खाली। और इंडिया में कौन सा चलता है बताओ? 220 चलता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर आप यूएस से कोई हेयर ड्रायर खरीदें, अगर आप लोग अमेरिका से कोई हेयर ड्रायर खरीदें, तो वो कितने वोल्ट पे करेगा काम? 110 वोल्ट पे। और उसको आप इंडिया में लेकर आए, तो क्या वो इंडिया में काम करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि वो यहां पे क्या होगा, वोल्टेज बहुत ज्यादा मिल गया उसको, तो क्या हो जाएगा, वो तो बस्ट हो जाएगा भाई। तो बहुत ज्यादा वोल्टेज आपने दे दिया। ठीक इसी तरह से अगर इंडिया में कोई हेयर ड्रायर बना हो तो उसको यहां लेकर जाएंगे तो क्या वो चलेगा? वो तो 220 वोल्ट पे बना होगा, तो 220 वोल्ट मिनिमम वोल्टेज है उसको चाहिए, उसको ऑपरेट करने के लिए। यहां 110 मिल रहा है, तो कहां ऑपरेट करेगा? ठीक है। लेकिन कुछ डिवाइसेस ऐसी होती हैं जो दोनों तरह की वोल्टेजेस को सपोर्ट करती हैं। जैसे कि यहां देखिए, दो डिवाइसेस आपके सामने हैं। ये जो वोल्टेज है वो कितना लिखा हुआ है? 100 से 240, तो ये दोनों जगह चल जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ जो लिखा हुआ है ये कहां चलेगा? सिर्फ इंडिया में। देखो ध्यान से, सिर्फ इंडिया में चलेगा, ठीक है। तो अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हमने कल भी आपसे कहा था कि डायरेक्शन ऑफ करंट को इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट क्यों माना जाता है, उसका क्या रीजन है और साइंटिफिक कम्युनिटी की तरफ से क्या जस्टिफिकेशन आता है, जो कि हमें टेक्स्ट बुक में कहीं देखने को नहीं मिलता है। और वो जस्टिफिकेशन देते हैं और बहुत ही अच्छा जस्टिफिकेशन है अगर हम उसको समझना चाहें तो ये जस्टिफिकेशन हम लोग कल देखेंगे एनिमेशन के थ्रू कि आखिर क्या रीजन है कि ये लोग इलेक्ट्रॉन फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को मानते हैं, अपना क्या जस्टिफिकेशन देते हैं, उसके पीछे की रीजनिंग क्या है, क्या चीजें बताते हैं जिससे कि ये जस्टिफाई हो जाता है कि हाँ, हम इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन को इलेक्ट्रॉन फ्लो के अपोजिट मानकर भी सही रह सकते हैं, ठीक है। वो इट इज क्वाइट साइंटिफिक, ठीक है, उसको साइंटिफिक कहा जा सकता है या लॉजिकल कहा जा सकता है। तो वो ऐसी क्या चीज है, वो क्या समझाते हैं, इसके लिए आप लोग वेट करिए। हम लोग कल अपने लास्ट सेशन में इसको डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। अब आपकी केमिस्ट्री की क्लास होने वाली है, तो थोड़ा सा आप लोग वेट करिए जरा सा, बस फौरन अभी स्टार्ट हो जाएगी।